हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग इससे पीछे वाले टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं, यानी कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई। यानी कहने का मतलब है एक अन्य परंपराएं जो कई रीतियों से विकसित हुआ है वह थी लघु चित्र की परंपराएं। क्या थी? लघु चित्र की परंपराएं थी। लघु चित्र जैसे कि हम उसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे। लघु चित्र क्या होते थे? तो छोटे आकार क्या होते थे? चित्र होते थे, जिसे आमतौर पर जल रंगों के से कपड़े या कागज़ पर चित्रकला किया जाता था। जिसके आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर चित्रकला किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ियों की तख्ती पर लकड़ों की तख्तियों पर चित्र किया जाता था। कहने का मतलब है प्राचीनतम समय में क्या होता था, लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्ती पर चित्र किया जाता था। कहने का मतलब है कि प्राचीनतम समय में क्या कहता था, तो लघु चित्र कैसे बनाया जाता था, यानी कि तालपत्रों अथवा लकड़ियों की तलहटी पर चित्रित किया जाता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र, यानी कुछ समय यदि प्राचीनतम की यदि हम बात करें, इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र की बात करें जो पश्चिमी भारत में पाए गए हैं, यानी कि पश्चिमी भारत में, यानी कि उस समय में जो सुंदर चित्र जो थे जो पश्चिमी भारत में पाए गए हैं, चित्र किए गए, यानी कि पाए गए हैं जो जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया। जो जैन ग्रंथों के लिए सचित्र बनाने के लिए क्या किया गया था, तो प्रयोग किया गया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रों को संरक्षण प्रदान किया। यानी कहने का मतलब है मुगल बादशाह जो थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, यानी कि देखते जहांगीर तो और क्या होते, चित्रकला में उसका बहुत अहम भूमिका रहती है। चित्रकला में क्या है, वैसे तो मुगल बादशाह जो चित्रकला में अपने क्या कहते, उसका मन चित्रकला में उसका क्या होता था, तो उसका एक बहुत बड़ा मन होता है। लेकिन खास करके हम जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, तो इसलिए लोग भी क्या करते थे, खास करके क्या कर चित्रकला में इसका रोचक बहुत अच्छा तरीका से था। इन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह ने क्या किया, अत्यंत कुशल चित्रकारों, यानी कि जो अच्छे चित्रकार को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते, जो क्या करते थे, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, यानी कि पांडुलिपियों को क्या करते थे, चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किया जाता था। ये पांडुलिपियां क्या किया जाता था, तो आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किया जाता था और उनके दरबार के दृश्य लड़ाइयों, यानी कि उसमें क्या करता था, उसकी दरबार की दृश्य लड़ाइयाँ तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवनों के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। यानी कि चित्रित किया यानी कि सामाजिक एवं जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि देखते हैं तो अक्सर उपहार के तौर पे, यानी कि तोहफे के तौर पर क्या किया जाता था, इस चित्रों को आदान प्रदान किया जाता था। और ये कुछ गिने चुने लोगों बादशाह और उनके घनिष्ठ जानों के द्वारा ही देखा जा सकता था। ये जो चित्र उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था, कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही इनका लोगों का देखा जाता था, जो कि उसमें बादशाह और उनके घनिष्ठ जानों के द्वारा ही क्या किया जाता था, उसे देखा जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, मुगल साम्राज्य क्या होता है, तो पतन के साथ ही अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ के नए उभरने वाले चित्र राजाओं के दरबार में चले जाने। कहने का मतलब है मुगल साम्राज्य पतन के कगार पर थी, तो मुगल साम्राज्य की चित्रकला, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ के कहाँ चले गए, नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, तो मुगलों की कलाकृति रुचियों ने दक्षिणी के क्षेत्रीय दरबार, यानी कि दक्षिणी के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। यानी कि मुगल के जो कलाकृति था, जो मुगल की क्या कहते हैं, तो मुगल की कलाकृति रुचि ने दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, तो राजस्थान के राजपूतनी राज दरबारों को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया, तो राजपूतनी के राज दरबारों को क्या इसे प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, विशिष्ट विशेषताओं को क्या किया, तो सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया, यानी कि उनका विकास भी किया और सुरक्षित भी रखा।
तथा मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबार के दृश्य चित्र किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बुंदेल, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों में विशेष विषयों का चित्र बराबर जारी रहा। यानी कि कहने का मतलब है उस समय जो था चित्रकला को, उस समय क्या था, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्र के पौराणिक, यानी कि केंद्र की बात करें तो केंद्र के पौराणिक जो थे, यानी कि केंद्र के पौराणिक, यानी कि केंद्र के पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रकला बराबर के बराबर जाती रहा, यानी कि बराबर जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल, यानी कि बात करें तो ऐसे एक अन्य क्षेत्र कौन था, आधुनिक हिमाचल। हिमाचल एक ऐसा क्षेत्र था, यानी कि ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल। प्रदेश के इर्द गिर्द, यानी कि उसके आसपास हिमालय की तलहटियों का, हिमालय की यानी कि हिमाचल की क्या था, प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटियों का क्या रहता था, इलाका था। 17वीं शताब्दी के बाद, कहने का मतलब है 17वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो 1600 से लेकर 1699 ईस्वी के बाद, यानी कि बाद वाले वर्ष की हम बात कर रहे हैं। बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया। यानी कहने का मतलब है 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली का विकास हो गया। यानी 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, तो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र इर्द गिर्द में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और एक एवं भावप्रबल शैली का क्या हुआ, तो विकास हो गया। भावप्रबल शैली का क्या हुआ, तो विकास हो गया था। भावप्रबल शैली का विकास हो गया था, जिसे बासोहली शैली का नाम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बासोहली शैली कहा जाता है। किसे बासोहली शैली कहा जाता है, जो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली का विकास हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बासोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चरित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। यानी कि यहाँ जो एक लोकप्रिय पुस्तक थी, यानी कि लोकप्रिय पुस्तक चरित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आगमन, यानी कि नादिर शाह के आगमन और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप, यानी कि नादिर शाह के आगमन और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकारों मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को क्या करते थे, तो पलायन कर गए। उन्होंने वहाँ जाते ही आश्चर्यदाता तैयार की मिले, यानी कि वो लोग क्या किए, तो पहाड़ियों को क्या किए, तो पलायन कर यानी कि भाग गए, और उन्होंने वहाँ जाते ही आश्चर्यदाता तैयार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप यदि हम बात करते हैं, यदि मध्य तक, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकार की कांगड़ा शैली विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुई, चित्रकार की कांगड़ा शैली विकसित हुई। और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य भाग कहने का मतलब है यानी कि 1750 से लेकर 1750 ईस्वी के बाद, यानी कि मध्य भाग, यानी हम बात 18वीं शताब्दी का कहने का मतलब क्या है, 1700 से लेकर 1799 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, तो मध्य भाग है। तो मध्य भाग किसे 50 प्लस यानी कि 1800 यानी कि 1750 से प्लस भागों की शताब्दी के भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली का विकसित कर ली। कांगड़ा कलाकार जो थे एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। जिसने क्या किया, तो लघु चित्रकारी जो छोटी चित्रकारी होती थी उसमें क्या किया, तो एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी, यानी कि उनके प्रेरणा का स्रोत वहाँ जो कलाकृति शैली का विकास हुआ, उससे प्रेरणा का स्रोत वहाँ पर कौन था, यानी कि वैष्णव परंपरा थी, जो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। यानी कहने का मतलब है ठंडे नीले और हरे रंग सहित, यानी कि ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली का उदाहरण विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, यानी कि साधारण स्त्री पुरुष जो सिंपल स्त्री पुरुष जो होती थी वो भी क्या करता था, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों आदि, फर्श आदि पर क्या करता, अपना कलाकृति चित्रित करती थी।
क्या करती थी, स्मरणीय साधारण स्त्री पुरुष भी जो था वो क्या करता था, स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों आदि फर्श पर क्या करता था, तो अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। कला के इस नमूने से कुछ ही बच पाए थे, यानी कि कला के ये जो नमूना था, यानी कि वहाँ का साधारण स्त्री पुरुष के द्वारा बर्तनों, दीवारों, कपड़ों आदि फर्श पर क्या करता था, तो कलाकृति चित्रित करते थे। इस कलाकृति इस नमूने कुछ ही बच पाए, यानी कि आज की यदि हम बात करें इस कला को यदि हम देखने जाए तो इस कलाकृति में क्या होते थे, कुछ ही नमूने बच पाए। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे। यानी कि इसके विपरीत यदि हम बात करें तो लघु चित्र यानी कि छोटे चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी कि छोटा चित्र है, छोटा चित्र को हम तो अच्छी तरह से रखेंगे तभी हमारा सेफ रह पाएगा। यानी कि जो राजमहल में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है इसके विपरीत, यानी कि लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिसे वे सदियों तक सुरक्षित रख सके, जिससे लोग क्या करें, सदियों तक सुरक्षित रह सके। यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, यदि हम यहाँ अब क्या पढ़े हम, यानी कि हम पढ़े क्या देखते हैं, देखिए यानी कि हमने पढ़ा संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। इसमें क्या बेसिकली इसमें क्या टॉपिक है, इसमें क्या है कि एक अन्य परंपरा को जो कई रीतियों में विकसित हुई, यानी कि कई रीतियों का मतलब होता है कई रीतियों से विकसित हुई, जिसकी कई परिस्थितियों से विकसित हुई, वह थी क्या, जो लघु चित्र परंपरा है। लघु चित्र परंपरा कहने का मतलब होता है नहीं, जैसे कि हम नाम से भी जान सकते हैं, छोटा नहीं, यानी कि इसके उसके नाम से पता चल जाता है कि छोटा आकार चित्र होते थे। यानी कि लघु चित्र क्या होते हैं, छोटा आकार वाले चित्र होते हैं, जैसे आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। जैसे क्या किया जाता था, आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ियों की तलहटी पर चित्रित किया जाता है। यानी कि ध्यान से आप लोग पढ़िए, यानी कि ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्राचीनतम लघु चित्रकला जो कि तालपत्रों यानी कि तालपत्रों लकड़ों की तलहटी पर चित्रित किया जाते थे, सर्वथापूर्वक सुंदर चीज जो कि पश्चिमी भारत में पाए गए, जो कि जैन ग्रंथों को सचित बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। ये मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो कि प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपि चित्रित करते थे। ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनके दरबार के दृश्य लड़ाइयों, यानी कि इसमें क्या होता था, यानी कि ये पांडुलिपि जो चटक रंगों में चित्रित किए जाते थे, उनके दरबार में दृश्य लड़ाई, यानी कि उनके दरबार में जो दृश्य लड़ाई होती थी, शिकारों का दृश्य जो होता था, ये सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर इसमें क्या कहते हैं, इसमें चित्रित किया जाता था। अक्सर ये चित्र जो होते थे, अक्सर उपहार के तौर पर भी एक दूसरे को क्या करते, आदान प्रदान किया करता। इसमें देखने का जो एक देखने का लोग, यानी कि इसमें गुण जो आदान प्रदान किया जाता था, यह और कुछ गिने चुने लोगों का भाषा उनके घनिष्ठम जानों के द्वारा ही देखा जाता है। इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, लघु चित्र का मतलब एक छोटा चित्र का आप समझिए, जो कि एक क्या होता था, तो जिसे आमतौर पर राजाओं के यानी कि पांडुलिपियों को चित्रित किया जाता, जिसमें सामाजिक पहलुओं एवं शिकारी संग्रह यानी कि अन्य प्रकार की चीज़ों को चित्रित किया जाता, जो कि आदान प्रदान में भी काम आता था। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए, जो कहाँ पे था मेवाड़, यानी कि उसके बाद हम पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद हम बंगाल नज़दीक से एक नज़र, यानी कि बंगाल के बारे में हम लोग देखते हैं। बंगाल में क्या करते हैं, बंगाल नदी से एक नज़र, यानी कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, बंगाल में क्षेत्रीय भाषा का विकास क्या हुआ, यानी कि एनसीईआरटी जो है ना, हमें समझने में क्या करती है, बहुत मदद करती है। यानी कि बंगाल नज़दीक से एक नज़र को हम बंगाल को देखते हैं। अपने आप को आप क्या करिए, अभी बंगाल में जाकर अपने आप को छोड़ दीजिए, और वहाँ हम लोग क्या करें, मैंड हमारा रहेगा बिहार में ही, मैंड हमारा कहाँ पर रहेगा, बंगाल में, लेकिन हमारा शरीर जो है जो कहाँ पर रहेगा, वो बिहार में रहेगा। और बंगाल में हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, तो स्थापित कर देते हैं। यानी कि बंगाल की नज़र से एक नज़र देखिए, यानी कि इससे क्या होता है, तो हम लोग सीखने में ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि हम लोग प्लासी का युद्ध का 1757 ईस्वी में हुआ, उसे हम क्या करें, बंगाल में जाकर छोड़ देते हैं अपने आप। उसमें क्या होता है, तुम्हें दिलचस्पी हो जाती है, जो कि अपनी नगर का एक प्रभुत्व जानने की कोशिश होती है। वैसे ही हम देखते हैं बंगाल नज़र से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ। यानी कि जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, यानी कि जैसा कि बोल रहा है, जैसे कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्र के नाम वहाँ के निवासी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के अनुसार निश्चित करते निर्धारित करते हैं। यानी कि हम, यदि आपको कल वाला वीडियो यदि याद होगा, तो हम लोग क्या वहाँ पे बोले थे, यानी कि किसी भी जाति यानी किसी भी लोग को कैसे हम पहचानेंगे, वो कहाँ का है, यानी उसके भाषा के अनुसार पहचानेंगे, उसके वस्त्र के अनुसार पहचान सकते हैं, उसके भोजन के अनुसार पहचान सकते हैं, उसके नृत्य संगीत एवं अनेक तरह की चित्रकला से जुड़े चीज़ों से हम क्या करते हैं, उसे पहचान सकते हैं, जो ये कहाँ से है। यहीं पर यह भी बोल रहा है, अक्सर हम क्षेत्र के नाम वहाँ के निवासियों के द्वारा बोली जाने
जाने वाली भाषा के अनुसार क्या करते थे, निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बोलते हैं। इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। किंतु यह एक दिलचस्पी बात है, यानी किंतु यहाँ पे देखिए, किंतु यह एक दिलचस्पी बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली क्या है, एक संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है, यानी कि प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से, यानी कि प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथ की यदि हम जब अध्ययन करते हैं उससे पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। यानी कि बंगाल से, यानी कि संस्कृति, यानी प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथ में यदि हम अध्ययन करें तो उसमें है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। तो फिर नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ, यानी कहने का मतलब है यदि लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा का प्रयोग नहीं करते, नहीं बोलते हैं, तो फिर ये नया भाषा आया कहाँ से, नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ, यहाँ पे क्या होता है, उद्गम कैसे हुआ, यही क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पे देखते हैं। ईसा पूर्वी 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध जहाँ पे हमें दक्षिणी बिहार में है के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे। यानी कि कहने का मतलब है जो ईसा पूर्व यानी कि 4वीं-3वीं शताब्दी के से बंगाल और मगध, यानी कि 4वीं-3वीं शताब्दी से क्या है, बंगाल और मगध जो कि दक्षिणी बिहार के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगा, जिसके कारण सभ्यता, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या लगता है, जो संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया, जिसके कारण क्या लगता है, जो संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या कर लिया, जब 3वीं से 4वीं शताब्दी में क्या हुआ, बंगाल और क्या हुआ, मगध में क्या हुआ, तो वाणिज्य संबंध स्थापित हो गया, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। और 4वीं शताब्दी के दौरान, यानी हम 4वीं शताब्दी की यदि बात करें तो 300 से लेकर 399 ईस्वी, तो 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक ने उत्तर बंगाल पर क्या किया, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और ब्राह्मणों को बसाना क्या कर दिया, वहाँ पे शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषीय तथा संस्कृति प्रभाव अधिक प्रबल हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे ब्राह्मणों को क्या बसाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार यानी कि इसका असर कहाँ पे देखने को मिलता है, इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषीय तथा संस्कृति प्रभाव अधिक प्रबल हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, तो मध्य घाटी के भाषीय तथा संस्कृति प्रभाव अधिक प्रबल हो गया। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने बताया है कि बंगाल में सर्वथा संस्कृत के संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता है। यानी कि जो एक चीनी यात्री थे, जो कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने यह बताया है कि बंगाल में सर्वथा संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता था। यानी उसके बाद हम देखे थे तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्र का, यानी कि 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्र का राज्य का उद्गम होता है। यानी कि 8वीं शताब्दी यानी कि 700 से लेकर 799 ईस्वी के बीच क्या होता है, तो पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य क्या होता है, उद्गम होता है, यानी कि विकास होता है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा, यानी सुल्तान का शासन रहा। किसका शासन रहा, सुल्तान का शासन रहा। कब से कब सब 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच क्या रहा, तो बंगाल पर सुल्तान का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। क्या थे, तो दिल्ली में जो स्थित शासक थे उस समय, उसके स्थिति शासकों से क्या थे, वो स्वतंत्र थे। जब अकबर के द्वारा क्या हुआ था, 1586 ईस्वी में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया। जब अकबर ने 1586 में 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल, कहने का मतलब बंगाल को जीत लिया, तो इसे सूबा माना जाने लगा। एक बोल देगा, जब अकबर ने 1586 में जब बंगाल को जीत लिया तो उसे किस नाम से जाना जाने लगा, यानी कि सूबा माना जाने लगा। उसमें प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी थी। उसमें प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एवं क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। लेकिन क्या हुआ फिर भी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते, यानी कहने का मतलब है 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यानी कहने का मतलब है जब 15वीं शताब्दी आते आते उपभाषा यानी कि बोली जाने वाली भाषा का बंगाली समूह एक समान साहित्य भाषा के एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। कहने का मतलब है जो 15वीं शताब्दी तक आते आते भाषा था, बोली जाने वाली भाषा का समूह एक समान साहित्य बंगाल के साथ भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह संस्कृति भाषा उस क्षेत्र में पश्चिमी भाग की बोली जाने वाली भाषा थी। क्या थी, तो उस समय पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा जिसे अब यानी कि इस समय यानी कि अब पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि अब हमें पता चलता है कि पश्चिम बंगाल कैसे उत्पन्न हुआ, पश्चिम बंगाल का नाम कैसे पश्चिम बंगाल रखा गया। इसी समय यानी कि इसी तरीके से क्या हुआ, पश्चिम बंगाल का नाम रखा गया। यानी कहने का एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं, जो 15वीं शताब्दी से आते आते वो उपमहाद्वीप तथा यानी कि बोलियों का बंगाल
बंगाल समूह एक समान साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग तक बोली जाती थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाल का उद्गम संस्कृत से हुआ, कहने का मतलब है बंगाल का उद्गम कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। कहने का मतलब है कि अपनी क्रम विकास यानी क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, यह क्रम विकास की अवस्थाओं से क्या होती, गुजरी हुई थी। इसके अलावा गैर संस्कृति शब्द का एक विशाल शब्द भंडार जो कि जनजातीय भाषा फारसी और यूरोपीय भाषा सहित अनेक स्रोतों ने इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाल का एक हिस्सा बन गया। क्या हुआ था, आधुनिक बंगाल का यह एक हिस्सा बन गया। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि बंगाल को जो प्रारंभिक साहित्य है, यानी कहने का मतलब बंगाल का प्रारंभिक साहित्य जो है दो श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि यानी हम पहला बोले तो एक श्रेणी संस्कृति की ऋणी है, क्या है, एक श्रेणी क्या है, संस्कृति की ऋणी है, यानी कि संस्कृत पर आधारित है, और दूसरा उसके स्वतंत्र है, यानी कि दूसरा क्या है, उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृति महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य, यानी कहने का मतलब है पहला संस्कृति में संस्कृति महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ यानी कि मंगलमय काव्य, जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे। क्योंकि पहला श्रेणी में हमने देखा कि संस्कृति महाकाव्य के अनुवाद जो थे मंगलमय काव्य, यानी कि शाब्दिक अर्थों में यानी कि मंगलमय काव्य का स्थानीय देवी देवता संबंधित थे, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव संतों ने नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि सम्मिलित है। इसमें क्या है, चैतन्य देव की जीवनी सम्मिलित है। दूसरी श्रेणी में बात करें तो नाथ साहित्य सम्मिलित है, क्योंकि दूसरी श्रेणी में क्या है, नाथ साहित्य सम्मिलित है। नाथ साहित्य सम्मिलित है, जैसे कि मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, पारी कथाएँ, लोक कथाएं और गाथा गीत। एक बार हम इस पर देख लेते हैं। मैनामती, गोपी चंद और धर्म ठाकुर के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। नाथ लोग, यानी कि उस समय में क्या होता था, नाथ लोग सन्यासी होते थे। यानी कि उस समय में क्या होता तो नाथ लोग क्या होते, सन्यासी होते, जो तरह तरह की योगिक क्रिया करते थे। क्या करते थे, जो नाथ लोग क्या होते, सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रिया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीतित किया जाता था, यह गीत जो होता है जो विशेष अवसर अभिनीति किया जाता था। यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोविंद चंद्र को, यानी कहने का मतलब है रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोविंद चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष, यानी कि अनेक विधाताओं के समक्ष क्या हुआ, यानी कि अनेक परिस्थितियों के समक्ष उसने अपने पुत्र को संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहन किया, यानी किस प्रकार मोटिवेट किया। यानी कि यहीं पर यही कहने का मतलब है धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है। यानी कि धर्म ठाकुर क्या थे, तो एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता थे जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काष्ठ की मूर्तियों के रूप में किया जाता है, जिसका पूजा क्या थे, धर्म ठाकुर के क्या थे, एक स्थानीय देवी लोकप्रिय देवता थे, जिसकी पूजा जो है अक्सर एक पत्थर या काष्ठ की मूर्ति के रूप में किया करते थे। पहली श्रेणी के ग्रंथ का काम निर्णय करना अपेक्षाकृत ही सरल है। यानी कहने का मतलब है जो दो श्रेणी में बटा था। पहले श्रेणी में क्या था, संस्कृति परंपरा, यानी कि पहली श्रेणी के ग्रंथ का काम निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा अनेक पांडुलिपि पाए गए हैं जिसके यह इंगित करता है, जिसमें क्या कहने का मतलब पहला श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई जिसके अनुसार यह हम इंगित कर सकते हैं कि उस रचना 15वीं से उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक समझिएगा, यानी कि रचना 15वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के भाग के बीच किया गया था। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है, यानी कि दूसरी कृतियाँ यदि हम देखते हैं जो मौखिक कृति रूप से कहीं सुनी जाती थी, मौखिक कृति रूप से कहीं सुनी जाती, इसलिए उसका काल निर्णय करना सही नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका काल का निर्णय करना सही नहीं बोला जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल के लोकप्रिय थे। क्या किए खासतौर पर क्या थे, दूसरी श्रेणी की कृति क्या थे, तो पूर्वी बंगाल की लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जहाँ क्या था, ब्राह्मणों का प्रभाव क्या था, अपेक्षाकृत कम था। उसके बाद हम पढ़ते हैं पीर और मंदिर के बारे में। पीर और मंदिर क्या था, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल से कम उपजाऊ वाले क्षेत्र के छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगलों तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है पीर या मंदिर, यानी कि 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों को छोड़कर, यानी पश्चिमी बंगाल में जो कम उपजाऊ वाले क्षेत्र थे उसको छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल में
यानी कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगलों में तथा दलदली इलाकों पर अपना प्रवास करना शुरू कर दिया। जो जो वे पूरब की ओर बढ़ता गया, कहने का मतलब है जो जो वो पूरब की ओर बढ़ता गया, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने सामयिक मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर यहाँ जाते थे, किसान के एक समुदाय में मिल गए। कहने का मतलब है 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, लोग एक बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों को छोड़कर क्या करते, दक्षिणी पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में क्या करते थे, दलदली वाली इलाकों में जाकर प्रवसना शुरू कर दिया। जो जो वो लोग पूरब की ओर पेड़ काटना शुरू कर दिया और वहाँ पे खेती पेड़ काट के वहाँ पर क्या करते थे, तो साफ करके उसके भूमि में खेती किया करते थे, धान रोपा करते थे। तो सने सने यानी कि समय में स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय खेती करने वाले लोग थे, जो अक्सर जनजातीय थे, यानी कि जनजातीय मतलब जो अपना एक सामाजिक प्रतिनिधित्व होता था उसमें जनजातीय थे, किसान के एक नई समुदाय में क्या हुआ तो मिल गए। वो भी लोग भी क्या हुआ, जो किसान के एक नए समुदाय में क्या हुआ, मिल गया। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन्हीं दिनों की बात यदि हम करें 16वीं शताब्दी में, तो बंगाल पर क्या हुआ तो मुगलों का नियंत्रण हो गया था। इन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। यानी कि उन्होंने क्या किया, इन्हीं दिनों में बंगाल पर अपना मुगल पर स्थापित हो गया था। इन्हीं दिनों में क्या हुआ था तो बंगाल पर, यानी कि बंगाल पर क्या हुआ था, पूर्वी डेल्टा प्रदेश में केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया था, जिसके द्वारा मुगलों के द्वारा कर लिया गया था। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर क्या करते थे, मस्जिद बना लेते थे। यानी कि अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर क्या करते थे, उस पर भूमि या उस पर क्या करते थे, मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतर के केंद्र के रूप में काम आती थी। क्या आती थी, जो मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतर, यानी कि जो इन इलाकों में था उसमें धार्मिक रूपांतर यानी कि संस्कृति में रूपांतरण के केंद्र के रूप में क्या आते थे, ये मस्जिद काम आते थे। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग, यानी कि प्रारंभ में यदि हम बात करें, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ पर बसने वाले लोग इस अस्थिति परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। यानी कहने का मतलब है बाहर से आते, यानी प्रारंभ में क्या हुआ तो बाहर से आकर यहाँ पर बसने वाले लोग जो थे, इसका अस्थिति परिस्थितियों में रहने के लिए, कहने का मतलब है जो अस्थिति परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते, यानी कहने का मतलब है जो कुछ मदद चाहते थे। लेकिन नया आया है, वहाँ पर क्या पड़ेगा, क्या है नहीं है, उसके लिए क्या चाहते थे, कुछ आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधा तथा आश्वासन उनके समुदाय के नेता के द्वारा प्रदान किया गया। उनको जो ये सुख सुविधा यानी कि जो आश्वासन था, किसके द्वारा प्रदान किया गया, उसके समुदाय के जो उनके समुदाय को जो मुखिया उनके समुदाय को जो नेता होते थे, उनके द्वारा क्या हुआ तो प्रदान किया गया। ये नेता शिक्षा और निर्णय की भूमिका भी अदा करते थे। यही नेता क्या होते थे तो शिक्षा और निर्णय की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसे समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्ति है। इन कभी कभी ये समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्ति है, जो स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा जाता है। आप समझ के पीर किसे कहा जाता था, पीर क्या था तो एक, यानी कि पीछे नेताओं के पास ओलिया शक्ति होता है, स्नेह और आदर से हम लोग क्या कहते पीर कहते थे। यानी कि जो इन सुख सुविधा यानी आश्वासन देते थे, जो नेताओं इनके द्वारा प्रदान किए जाते, सुख सुविधा प्रदान किए जाते थे, इनको क्या कहा जाता तो पीर कहा जाता। किससे, आदर्श या आदर्श से लोग इन्हें पीर कहते थे। यानी कि उसके बाद हम बात करें तो नए समुदाय मिल जाते। इन दिनों बंगाल में यानी क्या होता था तो समुदाय में, यानी कि यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम देखते हैं इन पीर श्रेणी में संत या सूफी, यानी कि इन पीर श्रेणी की यदि बात करें, इन नेताओं की यदि हम बात करें, इन पीर श्रेणी में क्या होता था, संत भी था, सूफी भी था, और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेश, देवत्व प्राप्ति सैनी एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्धिक देवी देवता, और यहाँ तक कि जीवात्मा भी सम्मिलित होती थी। जीवात्मा क्या होती थी, यहाँ पे जीवात्मा भी सम्मिलित होती थी। यानी कि जितने लोग भी थे वो पीर में क्या थे, सम्मिलित होते, चाहे वो सूफी हो या अन्य धार्मिक हो या महानुभाव हो या साहसी हो या देवी देवता हो या हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, और यहाँ तक कि जीवात्मा भी इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई। यानी क्या हुई तो पीरों की पूजा पद्धति, जिसे लोग आदर से क्या कहते, पीर के हाँ कहता था लोग आदर से, इनको क्या हुई पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गया। उनकी मंजारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। यानी कि उसके जो मंजारे बंगाल में सर्वत्र रूप से पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद यदि हम बात करें तो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोर पर रहा। यानी कि बंगाल में जो था 15वीं शताब्दी के बाद, यानी कि बंगाल में यदि हम बात करें, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में
बंगाल वाले वर्षों में बंगाल वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोर पर रहा, जो 19वीं शताब्दी का अक्सर समाप्त हो गया। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोर पर रहा, जो 19वीं शताब्दी का आकर समाप्त हो गया। हम देखते हैं कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोर पर रहा है, जो 19वीं शताब्दी से आकर समाप्त हो गया। यानी कि 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोर पर रहा और जो 19वीं शताब्दी आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली होते थे। यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मंदिर किनके द्वारा बनाया जाता है, किन शासकों के द्वारा बनाया जाता है। मंदिर इसलिए बनाया जाता था पहले ज़माने में, उनके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। यानी कि हम इतना शक्तिशाली, जो कहने के राजा को दिखाते थे, यानी कि तुमसे हम क्या है, इतना शक्तिशाली, हमारे पास क्या है, मंदिर है। इस मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों अक्सर उन व्यक्तियों या समूह की तरह बनाए जाते थे जो अक्सर शक्तिशाली बन रहे थे। वे इन माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंट और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, यानी कालू का कहने का मतलब है तेली, कसारी यानी कि घंटा धातु बनाने के कारीगर आदि के समर्थक से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से, यूरोप के व्यापारिक कंपनियां का आ जाने का आर्थिक अवसर पैदा हो गया। यानी कि यूरोप का जब व्यापारिक कंपनी आया तो क्या हुआ, तो आर्थिक अवसर पैदा हो गया। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक पारिवारिक ने इस अवसरों का लाभ उठाया। यानी क्या हुआ, तो यूरोप की व्यापारिक कंपनी का आ जाने से क्या हुआ, तो एक नए आर्थिक अवसर पैदा हो गया। इस सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने क्या हुआ, इन आर्थिक अवसर का लाभ उठाया, यानी कि फायदा उठाया। और जैसे जैसे लोगों ने सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारती गई, जैसे जैसे वहाँ के लोगों ने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारती गई, उन्होंने इस स्मारक के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थितियों या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो अपने गाँव में झान यानी कि छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा किए जाते थे, वो ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और तो उसकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित। जो कहने का मतलब है आर्थिक स्थिति, इसके आर्थिक विकास और सामाजिक में क्या हुआ, इसका परिवर्तन हो गया, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया। तो ब्राह्मणों के द्वारा इसको क्या किया गया, तो मंदिरों में प्रतिमा बना के मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद यदि हम देखें तो मंदिर में इसको क्या कहते हैं, प्रतिमा को क्या स्थापित करते। इस मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की झप्परदार झोड़ियों यानी कि झोपड़ियों की तरह की। यह मंदिर की जो आकृति थी या की शक्ल थी, तो क्या थी, बंगाल की झप्परदार झोड़ियों की तरह दो चाल, यानी कि दो चाल, ये कहने का मतलब है दो छतों वाली, या चौचाल मतलब चार छतों वाली होती थी। कहने का मतलब है इन मंदिरों जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाल, दो छत वाला या चौचाल यानी कि चार छत वाला होती थी। इसके कारण मंदिरों की अस्थायी कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाल यानी कि चार छत वाला ढाल में चार त्रिकोणमितीय छत चार दीवारों पर रखी जाती है। यानी कहने का मतलब है अधिक चौचाल, यानी कहने का मतलब जो चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छत चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा एवं बिंदु तक थी। यानी कहने का मतलब है जो गुम्बद जो होता है, गुम्बद के बारे में कह रहा है, गुम्बद के बारे में यह कह रहा है चौचाल जो होता है छतों के ढाल में चारों त्रिकोणमितीय छतें पर दीवार पर रखी जाती है, जो ऊपर तिर्यक रेखा एवं बिंदु तक थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया जाता था। कहने का मतलब उस समय में क्या होता था, इसमें भी यदि हम देखें तो मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, क्योंकि उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं रहता था। लेकिन बाहरी भाग में यदि हम देखें, अनेक की बाहरी दीवारों पर इतना अधिक चित्रकारी और सजावट डालों अथवा मिट्टों की पड़ियों से छदी होती थी। कुछ मंदिरों के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ी जिलों में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट होती थी। कहने का मतलब है जो उस समय में क्या होता है, चबूतरे पर क्या मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो उसमें क्या अंदर में क्या किया जाता है, कुछ भी सजावट नहीं होता। जबकि बाहर की तरफ यदि हम देखते हैं, बाहर में अनेक तरह की सजावट होती थी, चित्रकला होती है, यानी का चित्रकला होती है। उनमें से एक उदाहरण होता है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ी जिलों में विष्णुपुर में मंदिरों में वैसे सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी।
उसके बाद हम बात करें तो मछली भोजन के रूप में, यानी कि मछली भोजन के रूप में क्या था बंगालियों के लिए। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब जहाँ का जो बंदा है, यानी कि जहाँ का जो बंदा है उसके अनुसार उसी क्षेत्र के अनुसार अपना क्या करते हैं तो भोजन करते हैं। वहीं पर यही कह रहा है कि परंपरागत भोजन, यानी परंपरागत भोजन संबंधी आदतें, जो उनका परंपरागत भोजन संबंधी आदतें तो था आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता था। बंगाल एक नदीय मैदान है, बंगाल क्या है, एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत होती थी, यानी कि जहाँ पर क्या होती है बहुत होती है, यानी कि अभी भी होती है। यानी कि बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगाली की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी कि इन दोनों भोजन जो है वस्तुओं को गरीब बंगाल की भोजन की सूची में प्रमुख रूप से स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, यानी कि मछली पकड़ना बंगाल में क्या है, एक प्रमुख धंधा रहा है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेखने मिलता है। यानी कि बंगाली साहित्य, यानी कि बंगाली कल्चर जो है बंगाली साहित्य में विभिन्न स्थान पर, यानी कि स्थान पर क्या उल्लेखनीय है, यानी कि मछली का क्या वहाँ पर उल्लेखनीय है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी होती थी उसमें भी देखने को हमें मिलता है कि मछलियों का साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया जाता है। यानी कि इससे आप पहचान सकते हैं दोस्तों, यानी कि उस वहाँ पर बंगाल में क्या है मछलियों का कितना बड़ा प्रमुख दिया हुआ है, यानी कि मछलियों को कितना बड़ा समझा जाता है कि वहाँ पर जो साहित्य भी होती थी, यानी कि बंगाल में जो साहित्य कला भी थी वहाँ पर मछलियों को रखा जाता था। वहाँ पर क्या होता तो मछलियों को रखा जाता था। जब हम बात करें तो ब्राह्मणों को सम्मिश्र भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वहाँ पर क्या था तो ब्राह्मणों को सम्मिश्र भोजन करने की अनुमति, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए, यानी कि वहाँ का जो स्थानीय आहार था जहाँ के वो लोग रह रहे थे वहाँ का स्थानीय आहार में मछलियों की लोकप्रियता को देखते यानी कि प्रदर्शन को देखते हुए ब्राह्मणों धर्मों के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी कि ब्राह्मणों को, यानी कि होते ब्राह्मणी धर्मों के विशेषज्ञों ने बंगाल में ब्राह्मणों के लिए इस निषेध के लिए ढील दे दी। बृहद्रह धर्म, यानी कि बृहद्रह धर्म पुराणों जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृति ग्रंथ है, यानी कि कहने का मतलब है बृहद धर्म पुराणों जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृति ग्रंथ है ने अनेक स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। कहने का मतलब ब्राह्मण को तो वैसे तो ब्राह्मण को सम्मिश्र भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाल में जो रह रहे ब्राह्मणों के लिए हम इस निषेध पर ढील दे दी कि बृहत्तम पुस्तक यानी कि बृहत्तम पुराण जो थी जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ था, जिन्हें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति क्या कर दी, दे दी। उसके बाद हम घरेलू यानी कि उसके बाद हम क्या बात करें तो यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का होता है, यानी कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे होता है। देखिए 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लोग स्वयं को एक सामाजिक जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी समाज में प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के जो लोग होते थे स्वयं को एक सामाजिक कहने का मतलब है सामाजिक जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी समाज की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के लोग सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या होता है तो दशक में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो कि एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मनी बोलती थी। कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक दशक में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्यों के रूप में पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मनी बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के में रोमानिया में विद्यालय पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियों में लिखे जाने लगे और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगोरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, यानी कि हंगरी के में लैटिन के स्थान पर हंगोरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रिया में ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, यानी कि इससे क्या किया प्रत्येक भाषी समुदाय जो क्या था एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी कि कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुई आंदोलनों ने इस भावना को अधिक बल दिया। कहने का मतलब है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या होता है इटली और जर्मनी का एकीकरण के लिए जो होता है उसमें अहम भूमिका निभाता है। यह आंदोलन क्या होता है तो अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी जो था क्लास 7 का आज खत्म होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करें तो कुछ लोग
याद ना करें, समझने की कोशिश करें। और इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आप, इसका जो क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और अच्छे से अच्छी लिखने का जो प्रक्रिया होती है, लिखने का कला जो होती है, वो हमारा क्या होता है, मजबूत हो जाती है। और जिसके कारण हमारा जो मैथ्स होता है उसमें हम अपना हाथ नहीं रुका पाएंगे और हमारा हाथ चलता है। इसी क्वेश्चन को आपकी कहते हैं तो बनाइए और खुद से बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो किसी से हेल्प लीजिए। वैसे तो हेल्प लेना हमको नहीं लगता जिसमें हेल्प लेने की जरूरत होगी। यही वीडियो को 2-4 बार देखिए और अच्छे से अच्छे तरह से शेयर करिए। उन लोगों तक पहुँचाइए जो गरीब है, जिसके पास ये आमदनी नहीं है कि वो आप अच्छे संस्था में जाएँ और अच्छे से अच्छे तरह पढ़ें। उनकी क्या आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसको वह उन लोगों के लिए या वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, एनसीईआरटी क्लास 7। पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर बारी बारी सभी सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमको पढ़ना है, उतना फास्ट नहीं चलना है, क्योंकि यह एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में क्या करता है, लोगों क्या होता है, तुम एक प्रकार से बोल देते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बोरिंग नहीं हमें बनाना है। वहीं पर सफलता होती है जहाँ पर हमारा मेहनत अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर क्या सफलता होगी जहाँ पर हमारा मेहनत नहीं होगी। यही है हम लोग एनसीईआरटी को 2-4 बार इस वीडियो को आप देखिए और उन लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं। हमारा चैनल चैनल को सपोर्ट कीजिए और अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, अच्छे से अच्छे लोगों तक ले जाइए, जिससे कि अच्छे से अच्छे लोगों की यह काम करें। और यदि हमसे हो तो वो लोगों को हम अच्छी तरह से क्या करें तो SDM बनने का सफलता उसको पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।